वक्फ का जो कानून केंद्र सरकार लेकर आई, इस पे क्या एतराज है आप लोगों के? इसमें आप कहते हैं हर गांव की मस्जिद, कब्रिस्तान सबका सर्वे होगा। 47 में मुल्क का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था, तो अब ये भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। ऐसा था कि हिंदुस्तान को कहना चाहिए था कि हम हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं। कोशिश तो उधर से भी रीच आउट करने की होती है, कुछ आप लोग भी पहल करें। बदलना उनको पड़ेगा। हम तो इतने इररिलेवेंट कम्युनिटी हैं, जब हमारे घर बुलडोज होते हैं अपोजिशन लीडर को हमारे घर आते नहीं देखते। मस्जिद का मौलवी खुलेआम बीजेपी को हराने की अपील करते हैं। मैं इसको खिलाफ हूँ, लेकिन ये अपील शायद उसने नहीं की होगी कि सिर्फ मुसलमान को वोट देना। अच्छा, आपकी नज़र में क्या कांग्रेस का कमजोर होना भी समस्या रही मुसलमानों के लिए? हम उसके मुजरिम हैं सर। लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, मायावती और ममता बनर्जी, कौन ज्यादा सेकुलर है? सेकुलर की बात तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुलायम सिंह ने एक और नेता है अरविंद केजरीवाल। नमस्कार, अमरउजाला.com के मेरे कार्यक्रम यानी विनोद अग्निहोत्री पॉडकास्ट PVAP के कार्यक्रम खरी बात में आपका एक बार फिर स्वागत है। जिस तरह हम पिछले कई एपिसोड से तमाम मुद्दों पर अलग अलग मेहमानों से बात करते रहे हैं, उसी तरह आज हमारे इस एपिसोड में बहुत ही ख़ास मेहमान हैं और बड़े ख़ास मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं आज राज्यसभा के पूर्व सांसद और जाने माने एक्टिविस्ट और इंटेलेक्चुअल, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल मोहम्मद अदीब साहब। मोहम्मद अदीब साहब जहाँ पार्लियामेंट एक जाने माने पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, वहीं अलीगढ़ विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वो 1966 में छात्र संघ के अध्यक्ष थे। उसके बाद कोर्ट के मेंबर भी रहे और मुस्लिम राजनीति जो है इस देश की, माइनॉरिटी की जो के तमाम सारे सवाल हैं उन पर वो हमेशा मुखर रहे, संसद में भी, संसद के बाहर भी। इन दिनों भी अदीब साहब बहुत सारे मुद्दों को लेकर के लगातार अपनी आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। तो आज उनसे हम चर्चा करेंगे। एक तो वक्फ कानून को लेकर के जो संसद में कानून लाए जाने की बात हो रही है, उसमें अमेंडमेंट की बात हो रही है। दूसरा, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया अलीगढ़ विश्वविद्यालय को, मुस्लिम विश्वविद्यालय को लेकर के, उसके स्टेटस को लेकर, इन सारे मुद्दों पर या और मुस्लिम समाज के भीतर क्या कुछ चल रहा है, इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। अदीब साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका खैर मकदम है इस हमारे कार्यक्रम में। आपने वक्त दिया है हमें, बहुत इसके लिए शुक्रिया। हालांकि आपकी सेहत कई बार आपके साथ थोड़ी दिक्कत भी पैदा करती है, जी। लेकिन फिर भी आपके अंदर जो जज्बा है लड़ने का और जो आपकी विल पावर है, वो आपको इस उम्र में भी बनाए हुए, और ईश्वर से हमारी प्रार्थना है, अल्लाह ताला से दुआ है, भगवान से कि आप इसी तरह स्वस्थ रहें। अदीब साहब, ये जो सबसे पहले हम वक्फ पे बात करते हैं, वक्फ का जो कानून केंद्र सरकार लेकर आई और अभी उसको JPC में दिया हुआ है, तो इस पर क्या एतराज़ हैं आप लोगों के? देखिए विनोद भाई, वक्फ को बहुत मिसयूज़ किया गया था और जो 1995 का जो बिल था उसमें बहुत से लूप होल्स थे। यहाँ तक कि एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट में बम्बई में वक्फ की ज़मीन ख़रीद ली। उस वक्त अंतुले साहब मिनिस्टर थे माइनॉरिटी अफेयर्स के, और उन्होंने मुझसे कहा क्योंकि महाराष्ट्र का मामला है, तुम खामोशी से जाके इसको देखो ये कैसे बिक गई ज़मीन। तो मैं वहाँ बम्बई गया और मैंने वहाँ मुकदमा करा। मालूम यह हुआ कि 11 ट्रस्टी थे जी। उन्होंने 1-1 करोड़ रुपया ले लिया, 2 करोड़ वक्फ बोर्ड को दे दिया, 400 करोड़ की ज़मीन 13 करोड़ में चली गई। अंतुले साहब ने फिर हमसे कहा कि भाई, यानी वक्फ बोर्ड के ट्रस्टियों ने गड़बड़ जी, ट्रस्टियों ने बेच डाली। उसके बाद अंतुले साहब ने कहा कि हम इसको ठीक करेंगे, और उसके बाद इस पे काम हुआ। और जब इलेक्शन हुआ तो अनफॉर्चुनेटली अंतुले साहब इलेक्शन हार गए जी। और मैं पार्लियामेंट में आ गया था। जब ये बिल आने की बात आई तो हमने इसको राज्यसभा में इसको भिजवाया सेलेक्ट कमेटी में। ये यूपी सरकार के टाइम की बात है? यूपी मनमोहन सिंह की सरकार थी, और उस वक्त सलमान खुर्शीद माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर थे। उस कमेटी में हर पार्टी बैठी और सोज साहब जो कश्मीर के MP थे वो उसके चेयरमैन हुए।
उसको 6 महीने तक हमने जितने स्टेक होल्डर्स थे सबको बुलाया कि भाई इसका रिफॉर्म कैसे किया जाए, क्योंकि सच्चर कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी, मेरा हमेशा से कहना था कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कोई ख़ास बात नहीं है, सबको मालूम है कि सबसे बुरी हालत मुसलमानों की है। उन्होंने ज़ख़म खोल के दिखाया था, लेकिन जो उनका 10वां चैप्टर है वो उन्होंने वक्फ के ऊपर काम किया, जो बड़ा नायाब काम था। उसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमानों के पास इतनी बड़ी जायदाद है, इसको अगर ये मिसमैनेज न करें और कायदे से मैनेज कर लें तो इनको कोई ज़रूरत नहीं है, ये अपने स्कूल चला सकते हैं, और वो स्कूल जो डूब गए हैं वो भी चल सकते हैं, हॉस्पिटल चल सकते हैं, बच्चों की स्कॉलरशिप चल सकती है। उसको रोशनी में रखते हुए हम लोग 6 महीने के करीब इस पर काम किया, और जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उसमें बीजेपी की तरफ से मुख्तार अब्बास नकवी थे और प्रकाश जावड़ेकर थे, और मैं इंडिपेंडेंट एमपी कैसे था, हर पार्टी के मेंबर थे सेलेक्ट कमेटी में जी। हमने उस बिल को, उस एक्ट को बड़ा मजबूत किया। मिसाल के तौर पर आप बेच नहीं सकते, अगर बेचने की कंडीशन आई जाए, सरकार को लेने ही पड़ जाए, तो मार्केट वैल्यू पे आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप 10 रुपए दें और चले जाएं, जैसे मुंबई जैसे हुआ। अब यहाँ पर आपको बताऊं, दिल्ली में पटबरगंज रेलवे स्टेशन के सामने एक मस्जिद है, उसके अंदर 6 या 8 दुकानें हैं। वो दुकानें 26 रुपए पे उठी हुई थी और बगल की दुकानें 2500 रुपये। ओह, तो ये पास किया कि भाई जो मार्केट वैल्यू है वही आपको देनी पड़ेगी। ये बड़ा मजबूत बिल था, जिससे वक्फ मजबूत हो जाता, वक्फ को ज़रूरत नहीं पड़ती डिपेंडेंस की कि भाई गवर्नमेंट हर वक्त पैसे दे, वो खुद सफिशेंट थी। अनफॉर्चुनेटली ये 2013 का अमेंडमेंट बिल था जिसका मैं मेंबर था। जब ये सरकार चौबदा में चली गई, बीजेपी के वो लोग जो एक ख़ास सोच रखते हैं माइनॉरिटीज़ के बारे में, उनको ये लगा कि अगर ये बिल इम्प्लीमेंट हो गया, जिस पे 4-5 साल 10 साल उनको काम ही नहीं किया, वो वैसे ही पड़ा रहा, यहाँ तक कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन तक नहीं बनाए गए। अच्छा, बिल पास नहीं हो पाया था पार्लियामेंट? नहीं, वो एक्ट है, वो 2013 का एक्ट है। एक्ट पास हो गया जी, अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट पास हो गया, इम्प्लीमेंट नहीं होने इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था और नोटिफाई नहीं हुआ, उसमें क्या ही नहीं, उसमें उन्होंने यानी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी नहीं बनाए, जो उसमें रिकमेंडेशन एक्ट में दी गई थी उस पर अमल नहीं किया। उनको एकदम से ये ख्याल आया कि भाई अगर ये कहीं मजबूत हो गए तो ये कम्युनिटी भीख मांगने वाली नहीं रहेगी, भीख देने वाली हो जाएगी, क्योंकि रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ के पास है। हाँ, वक्फ के पास है। तो इन्होंने झूठा प्रोपेगेंडा ये कर दिया, और जो पार्लियामेंट में बयान दिया माइनॉरिटी मिनिस्टर ने, हैरत ये कर दी कि साहब हमने सारे स्टेक होल्डर से बात कर ली है, और ये वक्फ वाले तो जिस ज़मीन पर पैर रख दें कहते हैं ये हमारी। हाँ, ये बहुत चर्चा है, ये बड़ा वक्फ जिसकी पे उंगली रख दे, अब देखिए साहब ये हमारा ज़मीन है तो हो जाएगी, तो ऐसा कुछ है क्या? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। वक्फ बोर्ड के जितने ऑफिसर्स हैं सब गवर्नमेंट के हैं जी, यानी उनका जो चेयरमैन है, जो भी है, सीईओ है, सब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं। जो रिकॉर्ड में, रेवेन्यू रिकॉर्ड में और वक्फ के रिकॉर्ड में जो ज़मीनें लिखी हुई हैं वही तो वक्फ की होंगी ना। अगर फ़र्ज़ कीजिए एक ज़मीन हमारी है कि भाई वो ज़मीन हमारे आज से 200 साल पहले से रेवेन्यू रिकॉर्ड में लिखी चली आ रही है, वो वक्फ के नाम तो और वक्फ के रिकॉर्ड में लिखी चली आ रही है, वही तो हम ले सकते हैं। लेकिन प्रोपेगेंडा इतनी जोरों पे हुआ कि साहब ये तो हर चीज़ पे किए दे रहे हैं कब्जा। हाँ, प्रोपेगेंडा तो ऐसा हो गया जैसे किसी के मकान पे उंगली रख दी उसका हो गया, उसका वक्त का हो गया। हाँ। जब तक कि आपके रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं है, डीएम उसको चेक करता है कि हाँ ये डीएम के रेवेन्यू रिकॉर्ड में है। उसके ऊपर इन्होंने जब ये सेलेक्ट कमेटी ये बनाई, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, तो हमने उनको ख़त लिखा। अभी जब बनाई गई जी, तो हमने सबसे पहले उनको ख़त लिखा कमेटी को। जी, जगदीबा पाल साहब जो चेयरमैन थे, आपके पुराने दोस्त भी हैं। जी, तो मैंने उनको ख़त लिखा कि देखिए 2013 का एक्ट बनाने का मैं मेंबर था, और जो मिनिस्टर थे वो हमारे रहमान खान साहब, और तीसरे जिन्होंने उस वक्त जॉइंट सेक्रेटरी थे पार्लियामेंट के
राज्यसभा के जिन्होंने ड्राफ्ट किया था, ये सब हमारी एक तंजीम है इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स IMCR, वो सब उसके मेंबर हैं। तो हमने कहा भाई हमारी जो रजिस्टर्ड इंटेलेक्चुअल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, हमें बुलाया जाए। तो जगदम्बा पाल साहब ने हमें वहाँ बुला लिया। पाल साहब तो खुद उस सरकार में थे, यूपीए सरकार में MP थे उस समय, वो खुद सरकार में MP थे, हाँ, कांग्रेस में। तो हमारी तरफ से हमारे जो IMCR के वकील हैं फुदैल अयूबी सुप्रीम कोर्ट के, वो थे, और खालिद साहब जिन्होंने ड्राफ्ट किया था। तो जगदम्बा पाल साहब ने कहा कि साहब ये हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं और ये है, और हमने सबसे पहले इनको बुलाया। तो हमने पाल साहब से कहा देखिए आप भी सियासी आदमी, हम भी सियासी आदमी हैं, तो हम अपनी बात ख़त्म करके इन लोगों से आप बातचीत करिए क्योंकि ये कानून को जानते हैं। तो मैंने कहा कि आप कांग्रेस के बहुत दिग्गज नेता थे, उनके ज़माने में एक मस्जिद टूटी थी, कांग्रेस पार्टी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई, अयोध्या में हुआ और था। आप भी उस पार्टी को छोड़ के आज यहाँ चेयरमैन बन के बैठ गए हैं। ये जो आप नया बिल लाए हैं, इसमें आप कहते हैं हर गांव की मस्जिद, कब्रिस्तान, खालिस्तान, जो भी जगह हैं, सबका सर्वे होगा। तो मैंने कहा क्या करना चाह रहे हैं आप, देश बर्बाद कर देंगे? तो उन्होंने, अरे साहब आप ये क्या बात कर रहे हैं? मैंने कहा पहली बात ये है। खैर उनसे बातचीत हुई और उनको जब समझाया कि भाई आपने 150 अमेंडमेंट कर दिए। अब आप देखिए कि सबसे ज़्यादा ज़मीनों पे जो कब्ज़ा है वो रेलवे का है, वो आर्काइव्स वालों ने कर रखा है, वक्फ की जमीन पे, वक्फ की ज़मीनों पे जो आप जितनी जगह देखते हैं वो उन्हीं की हैं। उनको बुलाया जा रहा है, उन लोगों को बुलाया जा रहा है जो RSS से कनेक्टेड है, उनका क्या लेना देना है। वक्फ पे ये कह रहे हैं कि साहब हम 2 नॉन मुस्लिम भी रखेंगे, ज़रूर रखिए, लेकिन अयोध्या का ट्रस्टी भी हमें बना दीजिए। कर सकते हैं आप। इस मुल्क में तो सबको इजाज़त है कि आप अपने मज़हब को, अपनी प्रॉपर्टी को आप अपने हिसाब से चलाते हैं। कहते पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कोई ट्रस्ट बनाया है मंदिर का, जी। जिसमें कोई मुस्लिम है एक मेंबर। होगा, अगर है, किसी ने एक्सेप्ट किया, बड़ी बड़ी बात है। लेकिन आप उसमें सिखों का जो गुरुद्वारा कमेटी है, प्रबंधक कमेटी है, SGPC, उनके लीडरों ने हमसे कहा कि हमारे यहाँ नाम ला के देखें, आप तो कमज़ोर आदमी हैं। आपने अभी सुप्रीम कोर्ट की बात की जी, कि आप सुप्रीम कोर्ट गए हैं मौलाना आज़ाद फाउंडेशन। जी, मौलाना आज़ाद फाउंडेशन में मैं इसलिए गया कि जब इन्होंने, स्मृति ईरानी ने इसको डिज़ोल्व किया, तो उसमें वो एक ट्रस्ट था, गवर्नमेंट ने बनाया था, और उसमें जो कार्पस था उसके इंटरेस्ट से पैसे मिलते थे जी। वो कार्पस इन्होंने फौरन डिज़ोल्व करके प्राइम मिनिस्टर फंड में डाल दिया। उसमें ये लिखा था उस ट्रस्ट में कि 2 परमानेंट ट्रस्टी होंगे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, और 7 एमिनेंट मुस्लिम्स। अब एमिनेंट मुस्लिम्स आप नाम सोचिए, AP अब्दुल कलाम उसके मेंबर थे, उसके खुसरो साहब मेंबर थे, उसके सैयद हामिद मेंबर थे, एमिनेंट मुस्लिम्स। वो तो सब इनके आने के बाद सब ख़त्म हो गए, रिटायर हो गए, मर गए। अब जब इन्होंने क्या किया कि अलीगढ़ और जामिया के वाइस चांसलर को बुलाया, उन्हीं के आदमी आते हैं। अब तो सबसे बड़ा ख़तरा जो अलीगढ़ जामिया को नहीं हुआ है, सारे इंस्टीट्यूशंस को हुआ है। अब मेरिट पे नहीं, एक ख़ास तबके से अगर आप बिलोंग करते हैं तो फिर आप हेड करेंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ही कमज़ोर पड़ जाए तो नस्ल कैसे तैयार होगी? तो अलीगढ़ के लिए भी यही किया, वो दोनों वाइस चांसलर से आके साइन कर दिए कि इसे डिज़ोल्व कर दिया जाए। अब जब उनको बताया गया 7 मेंबर और चाहिए, तो उन्होंने दफ्तर के 7 मुसलमानों से साइन करा दिया। उसके खिलाफ हम हाई कोर्ट गए कि साहब वो एक्ट ये कहता है कि एमिनेंट मुस्लिम। हाई कोर्ट ने ये कह के हमारी दरख्वास्त रिजेक्ट कर दी कि अलीगढ़ और जामिया के वाइस चांसलर ने साइन कर दिया है और वो परमानेंट ट्रस्टी हैं, इसलिए मान लिया। हम फिर सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में इसी चीफ जस्टिस के सामने जब ये केस लगा तो उनको जब पता लगा, उनका भाई एमिनेंट मुसलमान का सब दफ्तर के हैं, उन्होंने उसको एडमिट किया, रेट को एडमिट ही नहीं किया, जजमेंट दे रहे थे। इन्होंने कहा साहब इलाहाबाद दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, उनका हम उनको वापस भेजेंगे कि इस पर सोचें। उन्होंने कहा साहब अलीगढ़ और जामिया के वाइस चांसलर साइन कर लिया, उनका दोस्त 2 आर आल्सो एम्प्लॉइज ऑफ द गवर्नमेंट,
वो इंटेलेक्चुअल नहीं है। जब वो जजमेंट लिखने लगे तो गवर्नमेंट की तरफ से एक दरख्वास्त गई कि हमें कोई एप्लीकेशन देंगे। वो लग गई साहब, 6-8 महीने हो गए, अभी वो लटका हुआ। वो लटक गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी तो एक बड़ा आदेश दिया है जो अलीगढ़ मुस्लिम जी। विश्वविद्यालय के माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर के, जी। तो उसका वो क्या मसला था, जरा थोड़ा सा उसके बारे में जी, बताइए। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का मसला साहब ये है कि हम लोग 1967 में कोई आदेश जी अलीगढ़ में दुनिया को मालूम था और आज भी मालूम है कि सड़क चलने वाले से पूछिए कि भाई अलीगढ़ किस मुसलमानों की यूनिवर्सिटी, यही कहा जाता है। अलीगढ़ में पहले दिन से कभी भी 70% से ज़्यादा मुसलमान नहीं रहे, और फिर हमारे ज़माने में 60-40 का रेशियो रहा, 65-64। सर सैयद ने जहाँ तक यूनिवर्सिटी बनाई थी, सबसे पहला ग्रेजुएट भी हिंदू बनाया और हमेशा हिंदू रखा, और उनके साथी भी थे, डोनेटर भी उनके साथ थे। उनको ये ध्यान था कि भाई मुसलमान मौलवियों के बजाय भागकर मॉडर्न एजुकेशन ले, अंग्रेजी पढ़े, मॉडर्न एजुकेशन, ये उनकी लड़ाई थी। इसीलिए मौलवियों ने विरोध भी किया था जी। लेकिन हुआ ये कि 65 में अली यावरजंग साहब हमारे वाइस चांसलर थे। उस वक्त उनके साथ बदसलूकी हुई और रिजर्वेशन के मसले पर। उसके बाद नूरुल हसन साहब, छाकला साहब होम मिनिस्टर थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने वो एक्ट डिज़ॉल्व करके और नया एक ऑर्डिनेंस ला दिया। उस ऑर्डिनेंस में उन्होंने सारी चीज़ें, क्योंकि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो कैरेक्टर था, वो उसकी हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी जो है वो अलीगढ़ कोर्ट है। कोर्ट जी। और अलीगढ़ कोर्ट में अक्रॉस सभी मेंबर हैं उसके। उसमें पहले मुसलमान ही होते थे, अब गैर मुस्लिम भी होते हैं जी। जब हमारे मौलाना आज़ाद आए तो उन्होंने चेंज कराया सन 52 में। उन्होंने कहा भाई अब हम आज़ाद हिंदुस्तान है, सब मेंबर होंगे, तो बहुत से लोग मेंबर उसमें रहते हैं, उन्होंने सब बंद कर दिया। आप भी तो रहे उसके कोर्ट मेंबर? जी, मैं बहुत साल रहा हूँ जी। उसके बाद ये हुआ कि ये एक कोई वकील साहब थे मद्रास के, वो अजीज़ बादशाह का, जी अजीज़ बादशाह, उन्होंने मुकदमा दायर कर दिया कि ये मराठी यूनिवर्सिटी है, कैसे आपने इंक्रोचमेंट कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो पार्टी थी वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी थी, उसको बुलाया नहीं, उससे सुना नहीं। अजीज़ बादशाह वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हुआ, और उन्होंने कहा साहब ये यूनिवर्सिटी जो है ये मराठी यूनिवर्सिटी नहीं है। एमओ कॉलेज जो है वो तो मुसलमानों ने बनाया, सर सैयद ने बनाया, लेकिन 1920 में जो एक्ट आया वो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया, मुसलमानों ने नहीं बनाई। अब ये इतना एब्सर्ड था, जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई गांधी ने आज़ाद नहीं कराया मुल्क, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने आज़ादी ऐलान की, तो आप यूनिवर्सिटी को कैसे करेंगे? लेकिन वो चलता रहा। लेकिन फिर आप लोग कोर्ट गए इसको लेकर? नहीं, उससे पहले साहब लड़ाइयाँ हुई। हमारे ऐसे सैकड़ों हज़ारों लोगों ने कांग्रेस छोड़ी, जेपी मूवमेंट में आए। ये ज़िंदगी उसी से शुरू हुई। जब सन 66 में ये पेश आया, वहीं से हमारी सियासी ज़िंदगी शुरू हुई। उसी के बाद हम वहाँ यूनियन में 2 वाइस प्रेसिडेंट। आप तो डॉक्टर फरीदी के साथ भी रहे हैं? उसी ज़माने में जी। तो वाइस प्रेसिडेंट बने, फिर प्रेसिडेंट बने, और तहरीक चली, जेलों में गए, और इंदिरा गांधी को जेपी मूवमेंट में हमने हरा दिया। उसके बाद जब इंदिरा गांधी दोबारा आई तो उन्होंने हम लोगों से ये प्रॉमिस किया कि हम वो स्टेटस आपका वापस दिला देंगे, क्योंकि ये बिल्कुल एब्सर्ड है कि भाई ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया। तो जब वो 81 में उन्होंने एक अमेंडमेंट किया, और वो अमेंडमेंट ये किया कि अलीगढ़, उसमें जजमेंट में ये था कि एमओ कॉलेज वाज इस्टेब्लिश्ड बाय द मुस्लिम्स, बट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाज इस्टेब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। उसमें उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया उस एक्ट में कि एमओ कॉलेज एज वेल एज द यूनिवर्सिटी इज इस्टेब्लिश्ड बाय द मुस्लिम फॉर द बेनिफिट ऑफ फॉर द मुस्लिम्स। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि भाई ये ठीक है। अब वहाँ के इंसामिया ने कहा भाई अब तो हम मराठी हो गए, क्या हम ऐलान करें? और वह जैसे चल रही थी चलती रही। लेकिन जब ये 2005 में नसीम साहब वाइस चांसलर हुए, और ये फैज़ान मुस्तफ़ा जो आजकल आपके साथ बोल रहे हैं, ये रजिस्ट्रार थे। नसीब जंग साहब? नहीं, मोहम्मद नसीम साहब, ये हरियाणा कैडर के थे। और ये फैज़ान मुस्तफ़ा रजिस्ट्रार थे। उस वक़्त ये हुआ कि मेडिकल कॉलेज के पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस में कोई मुस्लिम क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था। तो उन्होंने कहा भाई हमारा तो ये स्टेटस है, कम से कम हम 50% मुसलमानों को भी पोस्ट ग्रेजुएशन दे देंगे। उसके खिलाफ 2 लड़के हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि जो इंदिरा गांधी ने के ज़माने में पार्लियामेंट में जो अमेंडमेंट हुआ वो इनवैलिड है,
अच्छा, उसकी वजह उसको इनवैलिड कर दिया। उसको इनवैलिड कर दिया और ये कहा कि अजीज पाशा का जजमेंट जो है वो प्रिवेल करेगा। वो प्रिवेल करता है। उसके खिलाफ ये झगड़ा था। तो जो ये कल जो जजमेंट आया, इस जजमेंट ने ये कहा कि अजीज पाशा का जो जजमेंट है वो गलत है। और कल के जजमेंट में ये कहा कि आप कोई भी माइनॉरिटी अगर वो कानून से बना करती है, उसका एक्ट है वो प्रिवेल करेगा। तो वो हम लोगों की बड़ी जीत है। और मैं तो इसलिए कल से खुश हूँ कि सन 66 से ये लड़ाई मैंने शुरू की थी। मेरे बहुत से साथी दुनिया से चले गए, मुझसे पहले वाली एक नस्ल ख़त्म हो गई, तो मैं अभी ज़िंदा रह गया हूँ कल का जजमेंट देखकर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी इस मामले को पूरी तरह से क्लोज नहीं किया है। उन्होंने नहीं कहा कि रेगुलर बेंच में इसका फाइनल फैसला होगा। नहीं सर, ऐसा है, मैं आपसे बता दूं, उसमें कन्फ्यूजन है। जो 3 बेसिक बातें हैं, हम लोगों को कहना था कि भाई ये जो बुनियादी बात है कि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया, मुसलमानों ने नहीं बनाया, वो इशू ख़त्म हो गया, हमारा बनाया हुआ। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि भाई जो इंस्टीट्यूशन जिस पर्पज़ के लिए बना है वो वैसे ही कायम रहेगा। अब रहा कि 3 जज क्या करेंगे। अब 3 जज, अच्छा ये कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं है, ये उनको चेक करना है। जी जी। हर हॉस्टल में एक मस्जिद है, यूनिवर्सिटी में जामा मस्जिद है, इन सब की तनख्वाह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे करती है। इस यूनिवर्सिटी में जो शराइत हैं वो सारे मुसलमानों के वहाँ मौजूद हैं। तो यूनिवर्सिटी का कोर्ट जो है वो आज भी गवर्निंग बॉडी है। तो कहाँ से ये कह दोगे कि ये नहीं है। मेरा ख्याल से खानापुरी के लिए और जो लाइन उन्होंने दी है उसमें ये लिखा है कि ऑल 3 जजेस न्यू बेंच विल टेक द डिसीजन इन द लाइट ऑफ द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो लाइट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तो यही है। अब ये कि जो दूसरे लोग तो मतलब एक चीज तो हो गई कि आपको ये भरोसा तो है इस देश की न्यायपालिका पर कि उसने जो है आपके साथ इंसाफ किया। मैं आपसे बहुत अर्ज करूं कि हमारे दिल टूटे हुए थे, क्योंकि जब चीफ जस्टिस साहब ने एक बयान दिया था बाबरी मस्जिद के मसले पर, तो हमें ये डर लग रहा था कि ऐसा ना हो कहीं कोई रात में भगवान काल में कुछ कह जाए तो उससे डरे हुए थे। लेकिन चीफ जस्टिस ने 2 मसलों पर बड़ा अहम जजमेंट दिया है। 3 दिन पहले उन्होंने मदरसे पे दिया जी, और वो जजमेंट भी आर्टिकल 30 को मजबूत करता है और ये जजमेंट भी आर्टिकल 30 को मजबूत करता है। और हमारा रिश्ता इस मुल्क से आर्टिकल 30 के साथ है। हमारे साथ कोई पार्टी नहीं है, हमारे साथ कोई लीडर नहीं है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 30 है वो मेरी जान है, वो मेरी बुनियाद है इस मुल्क से जुड़ने। क्या कहता है आर्टिकल 30 जरा हमारे तो वो मजबूत कर दिया है। उस आर्टिकल 30 के बारे में थोड़ा बताइए। आर्टिकल 30 जो है वो कहता ये है कि आपको माइनॉरिटीज़ के वो सारे राइट्स हैं, वो सारे राइट्स हैं जो मेजॉरिटी को हैं। आपको अपने मज़हब पे चलने की, प्रैक्टिस करने की, प्रीच करने की, सब चीज़ों की इजाज़त इक्वली है। आर्टिकल 31 ये कहता है कि अगर आपका इंस्टीट्यूशन, आप माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूशन है तो वो डिप्राइव नहीं हो सकता गवर्नमेंट की एड से, गवर्नमेंट की मदद से। गवर्नमेंट हैज़ बाउंड टू डू इट। ये जजमेंट 11 जजेस की बेंच पाई के ज़माने का है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है पाई के ज़माने का, सन स्टीफेंस के मसले पर। तो अब हम अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस 2 जजमेंट से सेफ होता है तो हमें किसकी परवाह है? हम किसी की परवाह नहीं कर रहे हैं। हम तो इस कॉन्स्टिट्यूशन ही मेरी सब कुछ है मेरे लिए। अदीब साहब, एक बहस चल रही है या खड़ी की जा रही है इस देश में कि साहब 47 में मुल्क का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था, मुसलमानों को एक अलहदा मुल्क चाहिए था तो उनको पाकिस्तान मिल गया, तो अब ये भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए जी। तो इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा था कि हिंदुस्तान को कहना चाहिए था कि हम हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, हम छोड़ के चले जाते। हिंदुस्तान ने तो नहीं कहा। अदीब साहब, मुझे याद है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो मुस्लिम बुद्धिजीवियों का एक बड़ा एक समूह उनसे मिलने गया था। आप शायद उसमें थे कि नहीं थे? नहीं, मैं नहीं गया। लेकिन मैं तो उनको 2002 से जानता हूँ। नजीब जंग साहब थे और सारे लोग थे। जी। और उसके बाद फिर जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सरसंघचालक हैं, प्रमुख हैं, मोहन भागवत जी, उन्होंने भी बराबर अपील की, रीच आउट किया। वो एक मस्जिद में भी गए थे पहले लोगों से। तो कोशिश तो उधर से भी रीच आउट करने की होती है, कुछ आप लोग भी पहल करें। देखिए ऐसा है सर,
जब ये नजीब जंग वगैरह गए थे, हमारे अच्छे दोस्तों में है, बहुत उम्दा आदमी है, बेहतरीन फाइनेस्ट ऑफिसर भी रहे, ह्यूमन बीइंग भी फाइनेस्ट है। हमारा इख्तलाफ हुआ था, इसलिए हुआ था कि जो सेकुलर हिंदू भाई हमारे साथ खड़ा है, हम उसको धोखा क्यों दें? उसकी क्या लड़ाई है बीजेपी से? वो हमारी वजह से बदनाम होता है, हमारी वजह से कहा जाता है अपीजमेंट कर रहे हैं ये लोग, हम उसको छोड़ दें। आप मुझे इसकी लॉजिक तो बताइए कि जो लोग आज, हम कितने लोगों को जानते हैं विनोद भाई, हमारा आपका बहुत पुराना ताल्लुक, और हम एक दूसरे की इज्जत भी करते हैं। हमने कितने लोगों को देखा है जो हमारे साथ थे, वक्त के साथ हमें किस्मत के हवाले करके उधर चले गए। अब जो बचे हैं हमारे भाई, हम उनको भी धोखा दे दें, हम उनके साथ भी नाइंसाफ़ी करें? ये बात हम नहीं कर सकते। जहाँ तक कि बदलना उनको पड़ेगा। अगर वो हाथ खोलें तो क्या आप समझते हैं कि हम बहुत खुश हैं सेकुलर पार्टियों से? हम तो इतने इर्रेलेवेंट कम्युनिटी हैं कि जब हमको लिंच किया जाता है, जब हमारे घर बुलडोज होते हैं, आप किसी प्रोमिनेंट अपोजिशन लीडर को हमारे घर आते नहीं देखते, इसलिए कि वो डरता है कि भाई हमारा कहीं वोट न भाग जाए। लेकिन हम जानते ये हैं कि भाई हम तो नहीं लड़ सकते हैं। इस मुल्क में अगर हम परेशान हैं तो एक बहुत बड़ा तकवा सेकुलर हिंदुओं को भी परेशान है। वो जानता है कि पाकिस्तान जो है वो कट्टरपंथीपन में आज तक मुल्क ही न बन पाया। लेकिन नबीदीप साहब, एक कुछ सवाल ऐसे हैं जिनको मैं एक आध करके फिर इसको कंक्लूड करेंगे कि जैसे जब कोई मस्जिद का मौलवी या कोई उलेमा या कोई मुस्लिम पर्सनल बोर्ड वाले लोग खुलेआम बीजेपी को हराने की अपील करते हैं तो कहीं ना कहीं एक पोलराइजेशन होता है जी। और वो पोलराइजेशन जब मुसलमानों का होता है तो हिंदुओं का भी होता है। बिल्कुल। तो ये जो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है, इस पर कैसे लगाम लगेगी? चाहे कोई पोलराइजेशन हो, बिल्कुल। चाहे इधर का हो या उधर, लोग अपनी मर्जी से वोट दें जिसको देना हो। ये जो कास्ट के नाम पर, खासकर कम्युनिटी के नाम पर, और ये फीलिंग्स भड़का के जो पोलराइजेशन होता है, इसको रोकने के लिए तो कुछ पहल करनी चाहिए ना? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ और मैं इसको खिलाफ हूँ, लेकिन हमारे उसमें और उनमें फ़र्क है। आप किसी मुसलमान को ये अपील शायद उसने नहीं की होगी कि सिर्फ मुसलमान को वोट देना, फला पार्टी को वोट देना। मुसलमान लड़ते ही कितना है। मिसाल के तौर पर हम लोगों ने 2000 या 2024 के इलेक्शन में बहुत जगह गए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत काम किया इंडियन मुस्लिम राइट्स। उसमें सिर्फ 3 मुसलमान थे कैंडिडेट, और बाकी जो हमने 32 सीटों पर काम किया वो तो 28 हिंदू थे। तो ये जो वो जब ऐलान करते हैं तो किसी मुसलमान की हिमायत तो नहीं करते, वो टिकट ही नहीं देते। टिकट ही नहीं देती। तो आप उससे हमको कैसे कंपेयर करेंगे? हम इस बात को बिल्कुल मानते हैं कि जब ये मस्जिदों से ऐलान होता है मत करना चाहिए, लेकिन वो मुसलमान के नाम पे ऐलान नहीं करते हैं, वो पार्टी के नाम से करते हैं। तो इसको मीडिया जिस अंदाज से भी ले ले, हम उसको अप्रूव नहीं करते हैं। हम लोगों ने काम किया, अभी भी करेंगे, जा रहे हैं, बम्बई भी जा रहे हैं, और न हम कैंडिडेट से मिलते हैं, न हम पार्टी को लीडर से मिलते हैं। हमारे जहन में यह है कि जो भी आज वो शख्स जो आइडिया ऑफ इंडिया को बिलीव करता है उसको कमज़ोर ना होने दें। अच्छा, आपकी नज़र में क्या कांग्रेस का कमज़ोर होना भी समस्या रही मुसलमानों के लिए? मुस्लिम रीजनल पार्टी साथ चला गया, हम उसके मुजरिम हैं, हम उसके मुजरिम हैं सर। आपसे अलीगढ़ का किस्सा बताया, इसी पे हम लोगों ने कांग्रेस छोड़ी थी और जेपी मूवमेंट के साथ आए। जेपी मूवमेंट आने के बाद, उससे पहले आपको तो जानते हैं, इतने आप सीनियर सहाफ़ी हैं, बीजेपी आरएसएस के लोग अपना नाम नहीं बताते थे, छुप के काम करते थे। जेपी मूवमेंट में उस वक्त जनसंघ कहलाती थी, इनको एक्सेप्टेबिलिटी मिल गई और हम बगल बजाते रहे। छोटी पार्टियां उठती चली गईं, भाई मियाँ लोग जो हैं वोट दे रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ, हम बाजा बजाते रहे, कांग्रेस कमज़ोर होती गई। उसके बाद वीपी सिंह के ज़माने में ये बिल्कुल एक्सेप्टेड हो गए, और फिर से जब नहीं तो जो सेकुलर लीडर तो उसके बाद फिर बिरादरियाँ बड़ी होने लगीं, बिरादरियों की सियासत चलने लगी,
और मुसलमान वो दुकानदार की तरह इधर वोट उधर वोट उधर वोट, और कांग्रेस के कमज़ोर होने से, ये मैंने किसी और से नहीं, मैंने मुलायम सिंह यादव से कहा था। हमने कहा कि भाई हम तो जेपी को हम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी सन 66 में ले गए थे, लाइफ मेंबर बनाया थे, हम प्रेसिडेंट थे वहाँ। हमने कहा उनसे, मुलायम सिंह जी से, हमने कहा कि आप मिले नहीं थे, उस वक्त से हमारे ताल्लुकात थे। लेकिन अब हुआ क्या है, अब तो आप सब तो बन गए, हम कहाँ जाएं? हम तो सड़क पे खड़े हो गए, हम तो सन 48 में अपनी किश्तियाँ जला चुके तो थे। आपको लगता है कि जो रीजनल पार्टियां बनी, इनकी वजह से भी सेकुलर पॉलिटिक्स का बहुत नुकसान हुआ? बहुत नुकसान हुआ है, मैं इससे एग्री करता हूँ। लेकिन मैं एक बात आपको ये भी बता दूँ कि मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, और ये आपको अच्छी तरह मालूम है। कांग्रेस को क्रिटिसाइज करता हूँ, लेकिन सलूशन कांग्रेस ही इस मुल्क का है, और सलूशन इसलिए कांग्रेस इस मुल्क का है। उनकी जो प्रॉब्लम है कांग्रेस की, कि जब तक ओहदा है जब तक आप कांग्रेसी हैं, अगर ओहदा नहीं है तो आप कहीं भी चले जाएंगे। मुलायम सिंह को एडवांटेज या अखिलेश को एडवांटेज ये कि एक बिरादरी उनका वोटर भी है, उनका सपोर्टर भी है। मायावती का वोटर भी है, सपोर्टर भी है, तो रीजनल पार्टी का जो वोटर है उसका सपोर्टर भी है। तो एक आखिरी सवाल है आपसे, कांग्रेस के बारे में बात की, रीजनल पार्टियों में लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, मायावती और ममता बनर्जी, जी, इनमें आपके नज़र में कौन ज़्यादा सेकुलर है? अगर कोई आदमी कहे सेकुलर की बात तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुलायम सिंह ने अपनी बिरादरी को वो मुकाम दिया जो अम्बेडकर ने अपनी कम्युनिटी को दिया, या काशीराम ने दिया? काशीराम ने दिया। मुलायम सिंह की जो खूबी मैंने देखी, उनसे बड़ा ताल्लुक़ रहा, वो अपने दोस्तों को नहीं भूले। उनके अगर कोई दोस्त उनका है, मुसलमान है, हिंदू है, कोई किसी बिरादरी का, वो उसका साथ दिया, ये उनकी प्लस पॉइंट थी। लालू जी का मामला हमने ये देखा, उन्होंने सब कुछ किया लेकिन आरएसएस से दबे नहीं, वो कभी कॉम्प्रोमाइज, सब पार्टियां गई, वो नहीं गए। काशीराम के नीतीश के बारे में आपने कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा बगला भगत नहीं देखा। जिस आदमी को पावर हासिल करने के लिए इतनी बार पलटा खाना पड़े, उसको अगर आप सेकुलर कहते हैं, मैं नहीं कहता, अपॉर्चुनिस्ट कहता हूँ। और मैं इन लीडरों को के बारे में मेरी ओपिनियन नहीं है, लीडर नहीं है। तो ममता बनर्जी और चंद्रबाबू नायडू, दे आर ट्रेडर्स। ममता बनर्जी और चंद्रबाबू नायडू बारे में नहीं, नायडू साहब को तो हम जानते नहीं है। नहीं, वहाँ तो उन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत सारी घोषणाएं की हैं। आंध्र प्रदेश में 4% आरक्षण देने की बात की है। वो कम्युनल नहीं है, वो कम्युनल कभी भी नहीं थे। लेकिन बीजेपी की सरकार तो उन्होंने भी चलवाई, अटल जी की भी चलवाई, ये भी चलवाना है। उसी के बाद तो मैं कह रहा हूँ कि दे बिकेम ट्रेडर्स, दे आर नॉट नो मोर लीडर्स। ट्रेडर और लीडर में फ़र्क है सर। लीडर वो होता है जो अपनी वैल्यूज़ को कभी नहीं छोड़ता, चाहे अंदर जाए या बाहर जाए। मैं लीडर तो नहीं हूँ, एक मामूली वर्कर हूँ। जब कांग्रेस से खफा हो गया, किसी पार्टी में नहीं गया। अब ममता जी के बारे में क्या राय है आपकी? ममता के बारे में मेरा ख्याल ये है कि शायद कुछ मुसलमानों के में तो वो पॉपुलर हैं, लेकिन मुझे लगता ये है कि वो बहुत बैलेंस लीडर नहीं है। एक और नेता है अरविंद केजरीवाल, सेकुलर पॉलिटिक्स के। मेरी ओपिनियन कभी उनके लिए अच्छी नहीं थी। तो ये लोग लीडर लोग नहीं हैं। हाँ, उनकी पार्टी में कुछ अच्छे लोग हैं, उनके उसूल भी अच्छे हैं। मैं उनकी पार्टी में संजय सिंह की बड़ी कदर करता हूँ, और वो पुराने सोशलिस्ट रहे हैं, उनको जानता हूँ। चलिए अदीब साहब, आपसे आज बातचीत हुई, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। साथियों, ये थे मोहम्मद अदीब साहब, पूर्व राज्यसभा सांसद और पुराने जेपी आंदोलन के सिपाही और मुस्लिम और माइनॉरिटी पॉलिटिक्स के देश के जाने माने एक्टिविस्ट। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर, किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।